नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यूज़ की, और ये आज उसका सेकंड टेस्ट होगा प्राचीन और मध्यकालीन से रिलेटेड। इससे संबंधित आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री के भी या एंशिएंट हिस्ट्री के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, आप वहाँ से वीडियो को देख के अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? मौहदहा से, चोपनी मांडो से, या दमदमा से, या सराय नाहर से। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मौहदहा से हमें बूचड़खाना का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। बूचड़खाने का मतलब जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, बड़े बड़े जानवरों को, उसी को हम बूचड़खाना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने क्या संज्ञा दी है? तो पहले तो यह समझिए कि विजिगीषु क्या होता है। वह राज्य जो जीतने की इच्छा रखता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं विजिगीषु की बात करूं तो भारत को अगर हम मान लेते हैं तो पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने क्या संज्ञा दी है? आक्रांद, पाषाणीग्राह, या पाषाणीग्राहसार, या आक्रांदासार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाषाणीग्राह। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासन काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करने का बात कहा गया है कि मतलब पहले कौन सा शासन आता है शासक, उसके हिसाब से आपको क्रम बैठाना है। अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम की, तो इसने 712 ईस्वी में जो है कि भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी की बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले 1001 ईस्वी में जो है कि भारत पर आक्रमण किया। अगर मैं चंगेज खां की बात करूं तो सामान्यतः ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, और अगर इल्तुतमिश को आपका कार्य पीरियड याद हो तो 1210 ईस्वी के आसपास जो है कि उन्हें सत्ता प्राप्त होती है। अब तैमूर की बात करेंगे जो तैमूर लंग के नाम से फेमस है। इसने लगभग जो है कि 1397 ईस्वी में जो है कि दिल्ली पर सबसे खतरनाक आक्रमण किया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, दूसरे पे महमूद गजनवी हो जाएगा, और तीसरे पर चंगेज खां आ जाएगा, और चौथे पर तैमूर चला जाएगा। यानी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, भूमि कर की बात हो रही है। सदकाह, खराज, वफ़, जजिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खराज। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जजिया भी भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जो है कि लगाया गया था। और ये कैसा कर था? सामान्यतः बहुत सारी पुस्तकों में दो तरीके के शब्द मिलते हैं। किसी पुस्तक में आप गैर मुस्लिम पर मानेंगे कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर, और कहीं कहीं लिखा जाता है कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर। तो सही अर्थ में देखा जाए तो ये गैर मुस्लिम कर था, गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला। यानी चाहे फिर वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो या बौद्ध या जैन ही क्यों ना हो, इन सब पे ये कर लगाया जाता था। तो सामान्यतः उस समय हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और मुसलमानों की अपेक्षा, इसीलिए यह कह दिया गया कि ये कर हिंदुओं पर लगाया गया है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया लगाया था, लेकिन ये गैर मुसलमानों पर लगता था कर। लेकिन यहाँ जो आपसे भूमि कर पूछा जा रहा है सिंध में लगाया वाला, तो वो खराज हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खराज। चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम शासन कब शुरू हुआ? तो ताज उल मासिर, तारीख यामिनी, चचनामा, या सियासतनामा। तो देखिए अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा चचनामा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण की चर्चा भी की गई है। और अगर हम बात करें सियासतनामा की, तो सियासतनामा में ही हमें सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और इक्ता व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इक्ता व्यवस्था को जो है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन भारत में उसका सही तरीके से विकास इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो आपने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन को कवर किया है। चलिए आगे हम प्रश्न में चलते हैं। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? कश्मीर, सिंध, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण सिंध और मुल्तान पर ही था। अगले प्रश्न की ओर चलें। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है?
तो जैसा कि इसमें फतहनामा वर्ड से ही लग रहा है कि किसी चीज़ पर फतह प्राप्त कर लेना, उसके बारे में जानकारी दी होगी। मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण से संबंधित, अरबों की सिंध विजय से, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, या बलबन की नीतियों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबों की जो सिंध विजय हुई थी और सबसे पहले अरब मुस्लिम यात्री कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था जो अरब से आने वाला था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी फतहनामा में हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग कहाँ तक फैला था, या दूसरी तरह से अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध जीतने के बाद कौन सा राज्य हथियाया था या कौन सा क्षेत्र प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली और आगरा। और इसके बाद बाबर सबसे अधिक कहाँ रहना पसंद करता था, आगरा में रहना पसंद करता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या खानवा का युद्ध। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। लेकिन फिर भी उसने तोपखाने को जो है कि श्रेय न देकर अपने तीरंदाजों को जो है कि श्रेय दिया था बाबर ने, कि पहला युद्ध अगर हम जीते हैं तो अपने तीरंदाजों की मदद से जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से किसी में भी नहीं। तो फिर किस में लिया था ये हमें ज़रूर सोचना है। तो देखिए जब चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध जब बाबर लड़ रहा था, और बाबर किसके खिलाफ लड़ रहा था, मेदिनी राय के खिलाफ लड़ रहा था। किसके खिलाफ लड़ रहा था, तो मेदिनी राय के खिलाफ जब लड़ रहा था तो बाबर की सेना में शेरशाह सूरी ने भी अपना योगदान दिया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंदेरी का युद्ध बाबर ने कब लड़ा था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों अर्थात अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था। पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या घाघरा के युद्ध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खानवा के युद्ध में। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। ऐसा क्यों किया था बाबर ने, क्योंकि जो बाबर की सेना थी वो राणा सांगा के बहुत सारे किस्से सुन चुकी थी या उसकी महानता के गुण सुन चुकी थी। इसलिए उनकी सेना में एक मनोबल नहीं था कि वो राणा सांगा जैसे एक वीर सेनापति से लड़ाई कर सकें। तो बाबर ने इसको जिहाद का जब रूप दिया, यानी जिहाद का नारा देने के साथ ही उनमें उत्साह पैदा किया, और उसके बाद जो है कि उस युद्ध को बहुत ही उत्सुकता और उत्साह के साथ लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है नर्मदा घाटी से, महानदी घाटी से, सोन घाटी से, यमुना घाटी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन घाटी से तोबा ज्वालामुखी की राख हमें प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो देखिए सबसे पहले बादशाह का जो पद था वो बाबर जैसे व्यक्ति ने शुरू किया था। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद धारण करना शुरू किया था, उसी तरीके से बाबर ने क्या किया था, बादशाह का पद धारण करना शुरू किया था। चलिए आगे हम चलते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है। मध्य पाषाणिक काल से, या नवपाषाणिक काल से, ताम्र पाषाणिक काल से, या प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्र पाषाणिक से यह संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, यानी 3 संस्कृतियां तो पाषाण युग से होंगी और एक उसमें से नहीं होगी, जिसका हमें चयन करना है। सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोथी संस्कृति पाषाण युग की संस्कृति नहीं मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलें। महापाषाण संस्कृति संबद्ध है तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहे से।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा से। अगले प्रश्न पे चले। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? कर्टियस, प्लिनी, एरियन, मेगास्थनीज। तो सही जवाब हो जाएगा कर्टियस ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या सभी? तो देखा जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न बिंदुओं में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कौन सा स्रोत मानता है क्षत्रिय? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावदान? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दिव्यावदान। दिव्यावदान के द्वारा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का माना जाता था। और विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित होता था जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 40, 15, 10, 30? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 सदस्य हुआ करते थे उसमें जो है कि। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट आप करने के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ सकते हैं। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।